Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and I am going to take your session today on reproduction in organisms. And let's start. Um, First of all, before beginning the chapter, before dwelling into what actually reproduction is, what the term reproduction means, सबसे पहले समझते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है, राइट? So the period from birth to the natural death of an organism represented lifespan. जब से हमारा बर्थ होता है, जब से हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर फाइनली हमारी डेथ तक का टाइम, जब से किसी का भी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है तब तक उसका डेथ होती है, उस पर्टिकुलर पूरे टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, हाउ वी आर इंक्रीजिंग, हाउ द स्पीशीज आर गेटिंग मेंटेन्ड एनवायरमेंट में. लगातार कुछ स्पीशीज मेंटेन है ना, ह्यूमंस लगातार हैं, एलिफेंट्स लगातार हैं, रोज की स्पीशीज है लगातार मेंटेन हो रही है, एंड वो सब रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है. उससे पहले हम बस ये जान रहे हैं कि व्हाट इज लाइफ स्पैन. सो अब आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम है. एज यू कैन सी, इस डायग्राम में यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं आपको. देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज अ रोज, देयर इज बटरफ्लाई, काउ, पैरट, बनाना, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई. इन सब का लाइफ स्पैन अलग अलग है. जैसे आपके सामने एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि एलिफेंट का लाइफ स्पैन, एलिफेंट टोटल कितना जीता है, इट वेरीज. डिफरेंट डिफरेंट एलिफेंट का अलग अलग स्पीशीज है और अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग लाइफ स्पैन है. बट एक मेजर एवरेज क्या लाइफ स्पैन होती है एलिफेंट की? 48 टू 70 ईयर्स. 48 से 70 ईयर्स तक जीते हैं एलिफेंट्स. इन केस ऑफ बटरफ्लाईज यू कैन सी इट्स 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks में बटरफ्लाई का डेथ हो जाता है. सिमिलरली देयर इज अ रोज प्लांट. रोज प्लांट कितने साल तक जी जाता है करीब? इट्स अराउंड 5 to 7 years, right? This is for rose. Then there is a crow. As you can see, it's 15 years. Then there is a parrot. It's 140 years. सो इसी तरीके से आप बाकी सबका भी पढ़ाई कर सकते हो, बाकी सबका भी देख सकते हो कितना कितना है. जैसे एक एस्टोनिशिंग बताती हूँ. बैनियन ट्री होता है, सबने सुना हुआ होगा, बहुत कॉमन ट्री है. सो बैनियन ट्री सबने सुना हुआ है, उसकी लाइफ स्पैन होती है 200 ईयर्स. 200 साल तक वो पेड़ जिंदा रहता है, एंड इट कंटिन्यूस इट्स ग्रोथ. सो इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ पीरियड अलग अलग होता है, लाइफ स्पैन अलग अलग होता है. जैसे अभी आपके सामने इतने सारे हैं. सिमिलरली जैसे आपके सामने एक डॉग है, डॉग का भी इट वेरीज, डिपेंड करता है हम कौन सी वेराइटी की बात कर रहे हैं, हम कौन सी ब्रीड की बात कर रहे हैं. बट हाँ, एक जनरल हम मान के चल रहे हैं. सो इट इज मेंशन एज 25 ईयर्स. सो हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट होता है. लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से डेथ तक का टाइम. अब आप एक चीज नोटिस करिए, वेरी तो करता ही करता है. मेरा लाइफ स्पैन दूसरे लाइफ स्पैन से अलग, मतलब मेरा लाइफ स्पैन एक डॉग के लाइफ स्पैन से अलग होगा, एक रोज प्लांट के लाइफ स्पैन से अलग होगा. ये तो एक पॉइंट है ही है. इसके अलावा हम इस पूरे डायग्राम से, इस पूरे फिगर से क्या सीख सकते हैं? आई जस्ट गिव यू अ हिंट दैट इन दोनों को देखिए. एक क्रो, एक पैरट, साइज वाइज दोनों नियरली सेम है, ऑलमोस्ट, राइट? एक क्रो और पैरट नियरली साइज वाइज सेम है, लेकिन क्रो का टाइम पीरियड, क्रो का लाइफ स्पैन इज 15 ईयर्स. ओनली 15 ईयर्स. 15 साल में क्रो की डेथ होके नया क्रो आएगा, राइट? इन केस ऑफ पैरट इट्स 140 ईयर्स. दैट्स अ ह्यूज टाइम. आप बैनियन ट्री के आसपास कंपेयर कर सकते हैं उसको. उस 200 साल जीता है एक पेड़, एंड वहां पे उस पे बैठने वाला एक पैरट 140 साल जी लेता है. तो आप साइज को कंपेयर नहीं कर सकते किसी लाइफ स्पैन से. अगर आपको एक चिड़िया का लाइफ स्पैन पता है, आप मान के चल रहे हैं एक चिड़िया का लाइफ स्पैन लाइक 4 साल है, 5 साल है, तो आप ऐसा नहीं मान सकते कि दूसरी चिड़िया का भी लाइफ स्पैन उतना ही होगा. सो इट वेरीज अगेन. आपको, आपने इस पूरे इस छोटे से डायग्राम से मेजरली क्या सीखा? कि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिपेंड करता है कि क्या होगा. इट वेरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, आप साइज को एक फैक्टर मान के नहीं चल सकते लाइफ स्पैन को जज करने के लिए. लाइफ स्पैन साइज पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी लर्न. नेक्स्ट, moving further, we are going to learn about reproduction. Okay, so जिस तरीके से अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लाइफ स्पैन वेरी करता है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का तरीका, जैसे एक नॉर्मल सेल होता है, उस नॉर्मल सेल से 2 सेल बनते हैं, राइट? इस प्रोसेस को आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा. दिस इज कॉल्ड एज सेल डिविजन, राइट? इस तरीके से बॉडी में ग्रोथ होती है. बट हमारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनते हैं?
राइट एक पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म से उसके यंग वंस, उसके चिल्ड्रन कैसे बनते हैं, राइट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और उस रिप्रोडक्शन में फाइनली आपकी जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, यूज होती है, सेल ग्रोथ उसमें होता है। सो जस्ट फॉर अ डेफिनेशन लेट्स रीड कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो लेट्स रीड हियर। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to its young ones similar to itself, right? So why it is very important to mention similar to itself, ये इतना ज्यादा important क्यों है मेंशन करना? इसलिए कि रिप्रोडक्शन में आपके ऑफस्प्रिंग्स आप ही के जैसे बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक डॉग के बच्चे कैट के बच्चे जैसे दिखाई देंगे, नो, दैट्स नॉट रिप्रोडक्शन। और अगर ऐसा किया भी जाता है हाइब्रिडाइजेशन करके, दैट्स अ डिफरेंट टर्म विच यू मे लर्न लेटर इन डिफरेंट चैप्टर्स, बट हाँ ऐसा भी किया जाता है कि हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस करके एक नया ऑफस्प्रिंग रेडी करते हैं, बट दैट्स नॉट द जनरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। द जनरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सेज एज दैट इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism, एक single living organism give rise to its young ones, वो अपने offsprings को जन्म देता है, which looks like itself, right? एक ही जैसे दिखते हैं, जैसे डॉगी के बच्चे डॉगी जैसे दिखते हैं, ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस बेबी जैसे दिखते हैं। मूविंग फर्दर, the offspring grow, mature and in turn produce new offsprings, right? आप ये वाली lineage कैसे समझ सकते हैं? अपने बेसिक घरों में बेसिक देख के आप समझ सकते हैं। Then there is, जैसे घर में सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के आपके पेरेंट्स हुए, आपके पेरेंट्स के आप हुए, and over the time जैसे once you'll get mature enough, then you'll have your own kids. So this is how the process starts and this is how the process proceeds. तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है to give birth to a young one, that's called as reproduction. Okay, so rather than going by a definition, एक बहुत छोटा सा तरीका समझने के लिए, giving birth to an offspring which looks like yourself, that's called as reproduction. So thus there is a cycle of birth, growth and death. तीन ही चीजें होती हैं आपकी पूरी लाइफ स्पैन में। सबसे पहले जन्म, देन उसके बाद उस दौरान पूरा आपकी, जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपकी ग्रोथ, एंड देन फाइनली आपकी डेथ। सो these are the three things that happen during the whole process, whole लाइफ स्पैन। जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि लाइफ स्पैन क्या होता है, उस पूरे लाइफ स्पैन में बस तीन चीज होती है। एक सबसे पहले बर्थ, देन उसके बाद आपका ग्रोथ एंड देन लास्ट में डेथ। ओके, ये कैसे पता चले कि रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? रिप्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, जो हम नीचे भी पढ़ेंगे। बट लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअल तरीके से करेंगे कि एसेक्सुअल तरीके से करेंगे? सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाइल यू आर आस्किंग सच अ क्वेश्चन। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, the internal physiology and several other factors are responsible that how or whether an organism is going to reproduce sexually or asexually. जो आपका पूरा इंटरनल मैकेनिज्म है, जैसे हम, क्योंकि यहाँ समझने के लिए सबसे पहले अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं, तो ह्यूमंस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस कैसे दिखते हैं, हमारी इंटरनल साइकोलॉजी की फिजियोलॉजी कैसी है, किस तरीके से हमारे ऑर्गन्स अरेंज्ड है, किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ऐसे सिचुएशंस में, एंड हम कहाँ रहते हैं, हमारा हैबिटेट, हमारा एनवायरमेंट और सेवरल अदर फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये जज करने के लिए कि आप किस तरीके से, मतलब किस जगह से किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। सो लेट्स मूव फर्दर कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली क्या होता है, राइट? सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, ठीक है? और सबसे पहले बेसिक कैटेगरीज, बेसिक टाइप्स हैं सेक्सुअल, एसेक्सुअल। बस दो ही टाइप्स हैं सबसे ब्रॉड कैटेगराइजेशन में। सो देयर इज सेक्सुअल, देयर इज एसेक्सुअल। ओके, ये सेक्सुअल या एसेक्सुअल किस बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं? इट इज बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन करने के लिए दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ रही है या एक की, सो उसके बेसिस पे इसे सेक्सुअल या एसेक्सुअल कहते हैं। सो यू कैन रीड फर्दर हियर, when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called as asexual. सबसे मोटा मोटा कैटेगराइजेशन सिर्फ यही है कि ऑर्गेनिज्म कितने इन्वॉल्व है, एक है तो एसेक्सुअल, राइट? एक है तो एसेक्सुअल, दो है तो सेक्सुअल। अभी आपने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में एक चीज पढ़ी, इसमें लिखा हुआ है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट
with or without the involvement of gamete formation. gamete क्या होता है, राइट? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जैसे मैं भी आपको बताती हूँ, एक ह्यूमन है, लाइक सॉरी, ह्यूमन है एंड मेल है एंड एक फीमेल है, राइट? एक मेल है, एक फीमेल है. I think this has been covered in the earlier chapters as well, but I'm just going to like brush it up for you. Males के केस में you know this कि sperms produce होते हैं reproductive system में, and females के केस में you know this कि ova produce होता है reproductive system में, right? So ये जो cells produce होते हैं which are responsible for reproduction, ये like once the sperm fuses with the ova, once the sperm fuses with the ova, तो एक सेल बनता है इन दोनों के फ्यूजन से, दैट्स कॉल्ड एज जाइगोट, राइट? सो ये आपका जो जाइगोट बना, लाइक ये आपके दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिन्हें आप गैमीट भी बोल सकते हैं. ओवा इज द फीमेल गैमेट एंड स्पर्म इज द मेल गैमेट. सो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जब फाइनली फ्यूज करा तो जाइगोट बना. जाइगोट बनने के बाद मदर के वूम में ये जाइगोट ही बेबी में कन्वर्ट होता है या ग्रो करता है. So this is how this is a basic outline or framework of a reproduction in a human, right? तो asexual reproduction में गैमीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. दोनों तरीके की केस है, आपको दोनों तरीके के केसेस पता लगेंगे या फिर दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है आपको बताने के लिए. So this is how it happens. Then an offspring which is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, that's called as reproduction which is asexual in nature. So asexual पता लग गया, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, दैट्स कॉल्ड एज asexual reproduction. Reading further, when two parents opposite sex, just be very careful about this, opposite sex, it mentions this, same sex नहीं, दो opposite sex, male and a female, जब दो parents opposite sex participate in the reproductive process and also involves the fusion of male and female gametes, it's called as sexual reproduction. जो मैंने आपको अभी सीधे के सीधे यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया है कि इस केस में दो पेरेंट्स थे, मेल एंड अ फीमेल. ये दोनों पेरेंट्स के केस में रिप्रोडक्टिव गैमीट बनता है. मेल गैमीट स्पर्म कहलाता है, फीमेल गैमीट ओवा कहलाता है. ये दोनों का जब फ्यूजन होता है जिसकी वजह से जाइगोट बनता है, this process, this whole process is called as sexual reproduction, which involved two parents of opposite sex. They were involved in a reproductive process which involved fusion of two gametes, one female and a male, जिसकी वजह से sexual reproduction होता है. So this is how sexual and asexual reproduction looks like. एक basic definition आपको पता लग गई है. Reproduction क्या होता है ये आपको पता लग गया है. It's a process which finally produces offsprings. So this is how it looks like. अब asexual reproduction के भी types होते हैं, अलग अलग तरीके से होता है. So we are going to move further into asexual reproduction. Moving further, हम बात कर रहे हैं asexual reproduction की. So let's read it together. In this method, a single individual or a parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parent. Right? अभी हमने आपको क्या बोला था कि इसके केस में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है. लाइक माई डीएनए वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर डीएनए, और लाइक योर डीएनए वुड बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्सेस डीएनए. सो इस वजह से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो दो अलग जगह से दो तरीके का डीएनए आता है. इसलिए जो बेबी होता है उसमें अलग तरीके के वेरिएशंस दिखते हैं. किसी का कुछ आया होगा, जैसे आपने बहुत आराम से किसी किसी को कहते हुए सुना होगा कि अरे इस बेबी की नाक मम्मा से मिलती है, या फिर इसकी आंखें फादर पे गई हैं. ये इसीलिए होता है जस्ट बिकॉज दो अलग जगह से रिप्रोडक्टिव गैमीट आया था जिसकी वजह से फ्यूजन हुआ एंड देन बेबी बना है. बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही पेरेंट है, तो इसलिए जो बेबी बनता है या जो ऑफस्प्रिंग आएगी दैट विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. मतलब आइडेंटिकल होना इज ऑल्सो वन थिंग. यू कैन से दैट दे विल बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट. एकदम एग्जैक्ट वैसा ही दिखेगा जैसे पेरेंट दिखता होगा. सिमिलरली ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हमने बोला कि दे विल बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, दिस इज वन थिंग. बट एट द सेम टाइम ये वाली चीज भी होती है दैट समटाइम्स इन सम बुक्स द टर्म क्लोन इज यूज्ड, right? The term clone is used, but that's not right.
लाइक दैट्स नॉट राइट ऑल द टाइम. क्लोन कब यूज करते हैं? एनी इंडिविजुअल विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. मॉर्फोलॉजिकली जैसे जैसे एक एग्जांपल देते हैं. ये दो इंडिविजुअल्स है, राइट? जस्ट कॉल दिस पर्सन एज द फादर एंड दिस इज द सन, राइट? दिस इज द फादर, दिस इज द सन. एकदम एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं देखने में, अप्रोक्सीमेटली. सो मॉर्फोलॉजिकली सेम होना, दैट्स कॉल्ड एग्जैक्ट कॉपी, राइट? इसको बोलेंगे एग्जैक्ट कॉपी है. लेकिन अगर इन दोनों के डीएनए भी कंपेयर किया जाए, इनका जेनेटिक मटेरियल भी कंपेयर किया जाए, और वो भी एग्जैक्टली सिमिलर हो, तो देन दे विल बी कॉल्ड एज क्लोन्स, राइट? दे विल बी कॉल्ड एज क्लोन्स. तो उस केस में इन्हें क्लोन कहते हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांसेस भी हैं, बट नॉट ऑलवेज. मतलब जरूरी नहीं है कि क्लोन जैसे एकदम एग्जैक्टली जेनेटिक कॉपी भी बनेगा, बट हाँ, देर आर फेयर चांसेस एज वेल. सो in asexual reproduction, the offspring which is produced is not just only similar or like identical to the parent, it is exact copy of it. Moving further, asexual reproduction is quite common. मतलब अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे sexual reproduction में मैंने एग्जांपल दे दिया ह्यूमंस का, अब हम ये बात कर रहे हैं कि asexual reproduction किस में कॉमन होता है, लाइक किस किस ऑर्गेनिज्म में आपको asexual reproduction ज्यादा फेयरली कॉमन दिखेगा. सो asexual reproduction is common among single celled organism. जैसे भी हमने बात करी, कुछ सॉरी लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स में कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड भी होते हैं, यूनिसेल्युलर जिन्हें बोलते हैं, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ मल्टीपल सेल्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस. सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लाइक इट्स वेरी फेयर इनफ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें. सिमिलरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फेयरली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती जैसी हमारी है, राइट? वी हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस एंड विद डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज. हमारे केस में बहुत ज्यादा वास्ट पूरी बॉडी है एंड बहुत ज्यादा वास्ट जेनेटिक कॉम्पोजिशन है. सो इतना कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, बहुत फेयर सा रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है. सो आपको फिलहाल एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में दिखता है. यू कैन नेम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देन यू कैन नेम प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सिंपल होती है. देन फर्दर अभी उसका एग्जांपल आपको फिगर में भी दिख जाएगा. प्रोटिस्ट और मोनेरेंस, आई डोंट नो वेदर यू हैव कवर्ड और नॉट, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर प्रोटिस्ट, मोनेरेंस, प्लांट्स, एनिमेलिया ये सब आता है. सो डिफरेंट तरीके, मतलब जो अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्होंने 5 कैटेगरी में बांट दिया गया पढ़ने के लिए. इट गेट्स रियली इजी, एंड जो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी बिलोंग करता है उसमें डिवाइड कर दिया गया. सो उसमें प्रोटिस्ट और मोनेरेंस भी आते हैं. इनके केस में भी यही होता है कि द ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट सेल होता है उसके केस में द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू व्हिच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट? जो पेरेंट सेल होगा इन प्रोटिस्ट और मोनेरेंस का, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बना के. जैसे मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, इट जस्ट फाइनली इजीली डिवाइड इनटू टू, बेसिक 2 चीजों में डिवाइड कर जाएगा, एंड दीज वुड बी द डॉटर सेल्स, राइट? इस तरीके से इन केस ऑफ प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देखिए आपके सामने फेयर एग्जांपल है कि ये क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, 2 नहीं है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और इस केस में गैमीट्स भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव गैमीट्स नहीं है, डायरेक्टली सेल ने ही डिवाइड करके 2 सेल बना दिए. दस इन दिस ऑर्गेनिज्म आप एक तरीके से ये प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा. जैसे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सेल डिवीजन भी बोलते हैं. माइटोसिस पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने. सो माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ही इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, और उसी के बेसिस पे उनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है. लेट्स जस्ट सी एन एग्जांपल. जो मैंने अभी आपको ये सेल डिवीजन वाला एग्जांपल दिया, आप सब यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, 2 डायग्राम देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज दिस वन. दिस इज इन केस ऑफ एन अमीबा, राइट? अमीबा आपने सुना हुआ होगा. अमीबा के केस में आपने देखिए, पहले नॉर्मल आप सबसे पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं, एक बेसिक अमीबा है पेरेंट सेल के साथ. ये पेरेंट सेल है अमीबा का, जिसके केस में सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं अलग अलग, एंड द रेड वन इज द न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है. सो आपके सामने ये नॉर्मल है, एंड देन फाइनली आप देखिए ओवर द टाइम सेल डिवीजन होता जा रहा है. सेल डिवीजन आप लोगों ने चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा होगा.
सेल डिवीजन हो रहा है एंड देन सेल डिवीजन में बीच में सेल मतलब जिसमें सेल जो है अलग अलग न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज करके दो बन गए हैं एंड देन इट इज मूविंग टू डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है एंड देन फाइनली सेल वॉल भी डिवाइड कर गई है इस एरिया में। जो सेल है वो सेल वॉल जो है एक्सटेंड कर रही है एंड एक्सटेंड करके फाइनली डिवाइड कर रही है एंड देन दो सेल्स बन रहे हैं। सो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में जैसे एक सेल से दो सेल बनते हैं उसी तरीके से अभी आपके सामने एक पेरेंट अमीबा से दो अमीबा डॉटर सेल्स बन गए। एंड जस्ट बिकॉज इसके केस में क्या हुआ है, जो आपका मतलब एकदम इक्वल डिवीजन है, राइट, द डॉटर सेल नंबर 1 एंड द डॉटर सेल नंबर 2, जो डॉटर सेल नंबर 1 है वो एग्जैक्टली डॉटर सेल नंबर 2 जैसा दिखता है, बराबर का न्यूक्लियस गया है, बराबर के ऑर्गेनल्स बन गए हैं दोनों के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वल डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा होता है दैट्स आल्सो कॉल्ड एज इक्वल डिवीजन। अभी सामने के सामने आपके सामने दूसरा डायग्राम है, दिस इज इन केस ऑफ अ यीस्ट। सो यीस्ट के केस में आप नॉर्मल देखिए, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 में पेरेंट सेल नॉर्मल है, इट हैज इट्स जेनेटिक मटेरियल, इट हैज इट ऑर्गेनल्स एंड नॉर्मली फर्दर मूव कर रहा है। अब क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करके दो बन गया है एंड यहाँ पे बड बन गया है। इस पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम बड बोलते हैं। तो ये जो बड बना है उस बड के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेज में स्टेज नंबर 3 के अंदर आप देख रहे हैं कि जो उसने न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड किया था वो न्यूक्लियर मटेरियल फर्दर एक बड में चला गया और एक नीचे पेरेंट सेल में रह रहा है, राइट। देन फोर्थ स्टेज में आप देख रहे हैं कि बड जो है अपनी तरफ से पूरी यहाँ पे वॉल बना चुका है एंड देन लास्ट स्टेज में एक बड बन जाएगा और नीचे एक पेरेंट रह जाएगा, राइट। ये एक पेरेंट रह गया और एक ये डॉटर बड बन गया। इसके केस में क्योंकि आपका डॉटर सेल पेरेंट के जितने साइज का नहीं है इसके केस में इसी वजह से इसे अनइक्वल डिवीजन कहते हैं, बराबर नहीं है, राइट, इट डजंट लुक एग्जैक्टली द सेम। सो दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज अनइक्वल डिवीजन। तो हमने एसेक्सुअल डिवीजन पढ़ी, फर्स्ट इन केस ऑफ अ यीस्ट, लाइक फर्स्ट इन केस ऑफ एन अमीबा जिसमें हमने इक्वल डिवीजन पढ़ा, दोनों के दोनों बराबर सेल्स बने। वाइल इन केस ऑफ यीस्ट अनइक्वल डिवीजन हुआ एंड जो है वो बडिंग के थ्रू हुआ। Moving further, there are different like methods in which such cells tries to divide and such cells reproduces। जिसमें से एक हम बेसिक मेथड आपको बताएंगे स्पोरुलेशन का, and we are going to give you a basic flow chart, एक डायग्राम समझाने के लिए I'll just explain you कि how this happens। So we are going to study sporulation। अब पहले let's just read it together। Sporulation में under unfavorable condition the amoeba withdraws its pseudopodia। I believe you know what a pseudopodia is, but I'll explain it later as well। So under unfavorable conditions, जब सिचुएशंस अच्छी नहीं होती हैं, लाइक स्ट्रेस होता है, पानी की कमी या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, खाना नहीं मिल पा रहा, उन कंडीशंस के केस में जब स्ट्रेस होता है उन केस में अमीबा अपना स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, अंदर ले लेता है एंड सिक्रीट्स अपने आसपास अपनी पूरी बॉडी की आउटर कवरिंग के आसपास एक थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाता है जिसको हम सिस्ट भी कह सकते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ये जो अपने ऊपर एक थ्री लेयर्ड लेयर बना ली, दैट्स कॉल्ड एज इंसिस्टेशन। इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। जब कंडीशन दोबारा सही हो जाती है, जैसे मान लीजिए बहुत टेम्परेचर हाई था उसकी वजह से उसने अपने ऊपर सिस्ट बना ली ताकि वो मरे नहीं, तो फाइनली जब कंडीशन ठीक हो जाती है, मान लीजिए टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है, उस समय पे इंसिस्टेड अमीबा जिसके ऊपर सिस्ट बनी हुई थी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज इंसिस्टेड अमीबा। सो इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। फाइनली उस समय पे वो मल्टीपल फिजन करेगा और एक ही साथ में बहुत सारे मल्टीपल अमीबास बनाने की कोशिश करेगा, या फिर जिन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। रेगुलर स्पोर्स जैसे ही नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज अनफेवरेबल कंडीशन में बने हैं, एंड मल्टीपल फिजन करके एक साथ बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा। उसके बाद जो सिस्ट की वॉल है वो फट जाती है एंड स्पोर्स सारे के सारे बाहर के मीडियम में रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे हर स्पोर से एक नया अमीबा बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। सो यू कैन जस्ट नॉर्मली सी, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, मैं स्यूडोपोडिया भी इसमें एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले यू कैन जस्ट सी द अबव डायग्राम दोबारा से। ये वाला जो आपके सामने डायग्राम है, दिस इज द अमीबा। एक बेसिक अमीबा इस तरीके से दिखता है। ये जो सारी की सारी इनकी एक्सटेंशंस इंक्रीज हो रखी है ना, दीज आर द स्यूडोपोडियास। सो सबसे पहले एक हम बेसिक यहाँ पे अपने लिए समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं। लेट्स जस्ट मेक अ वेरी बैड अमीबा। सो यू हैव दिस न्यूक्लियस, आपके पास उसमें न्यूक्लियस है, अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, जो साइटोप्लाज्म है वो तो है ही है। सो लेट्स जस्ट कंसीडर दिस वन स्यूडोपोडिया। सबसे पहले इसको नाम रख दिया हमने स्यूडोपोडिया और ये हमारे पास अमीबा है।
अब आपके सामने मैंने बोला कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपना स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर लेता है, राइट। तो ये अपना अनफेवरेबल कंडीशन आई, जिसमें हम एग्जांपल अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। जैसे हमारे केस में हम मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया सडनली, इट इज गोइंग बियॉन्ड 40 डिग्रीज। तो सडनली क्या करेगा अमीबा, अपना सीडोपोडिया सारा का सारा विड्रॉ कर लेगा, वो एक्सटेंशन उसने विड्रॉ कर ली। इट इज जस्ट मूविंग अंदर अपने अपने केस में, अपने ऑर्गेनिज्म सेंड कर लिए, एंड इस केस में इंसिस्टेशन कर लेगा। हमने क्या समझाया सब्जेक्ट के लिए, इंसिस्टेशन कर लेगा। इंसिस्टेशन मतलब सिस्ट बना लेगा 3 लेयर्स की। सो लेट जस्ट मेक अ सिस्ट, राइट। 3 लेयर बहुत सेपरेट नहीं दिख रही है, बट लेट जस्ट कंसीडर दिस कि दिस इज अ 3 लेयर। ये 3 लेयर की इंसिस्टेशन बना लेगा। इसी दौरान जैसे ही टेम्परेचर दोबारा से फेवरेबल हो गया, दोबारा से आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, यू विल जस्ट गेट बैक, इस समय तक आपका अमीबा, ये न्यूक्लियस है, अंदर बहुत सारे स्पोर्स बना चुका होगा, मल्टीपल स्पोर्स बना चुका होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। सो स्यूडोपोडियोस्पोर्स वो बना चुका होगा। एंड इस समय पे जब ये सारे के सारे सेल्स, सारे के सारे स्पोर्स प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन अब नॉर्मल हो चुकी है, तो अब आपकी सिस्ट का, जो आपके ऊपर सिस्ट बनी हुई थी 3 लेयर की, उसका कोई काम नहीं है। ये सिस्ट की लेयर फट जाएगी, it'll just expand and finally breaks down, इन सारे के सारे स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे। एंड दीज ईच ऑफ these स्पोर्स अगर सरवाइव कर गए, then each of these spores is going to make a new amoeba. It is going to make a न्यू अमीबा। तो एक अमीबा से इतने सारे नए अमीबा बन जाएंगे। लेकिन अगेन सिंगल पेरेंट, एक ही अमीबा था, राइट, 2 पेरेंट्स नहीं थे, सिंगल पेरेंट था। ये भी इट्स अ मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल का मोड है ये, राइट। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में स्पोरुलेशन भी आता है। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट, कि स्पोरुलेशन में आपके सामने एक मैंने बेसिक एग्जांपल दे दिया। ये डायग्राम याद रखिए, ऊपर के टर्म्स, ये डायग्राम याद रखिए, ऊपर का पूरा पैराग्राफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन फ्रेम योर ओन लैंग्वेज, अपने बेसिस पे लिख सकते हैं इसे। आपको प्रोसेस समझ में आ गया, आगे जाने के लिए यू कैन जस्ट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। मूविंग फर्दर, अब हम इसके बाद ये पढ़ेंगे कि अभी हमने पढ़ा कि किस किस में होता है, हमने एग्जांपल्स बताए थे आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बताया, प्लांट्स एंड एनिमल्स बताए जिनके केस में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। देन आपको प्रोटिस्ट और मॉन्ड्रेंस बताए, जिसमें मैंने एग्जांपल दे दिया यीस्ट का और अमीबा का। अमीबा में एक स्पेशल केस होता है स्पोरुलेशन का, वो बता दिया आपको। देन इसके अलावा कुछ प्लांट्स में और कुछ फंजाई में, एग्जांपल्स बताने के लिए वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग इट फर्दर। किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, कुछ प्लांट्स और कुछ फंजाई में, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे भी प्लांट सब में नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे प्लांट जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, जिसमें हम एल्गी को काउंट करते हैं, ये भी एसेक्सुअल तरीके से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड लेकिन इनका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए वी आर गोइंग टू स्टडी देम फर्दर। but we are going to study this in the next class, not in this class. I am just going to give you a summary of what we have learned till now, and we are going to continue with this section, that members of fungi and simple plants कैसे reproduce करते हैं asexually with certain structures which are special in nature. Special के लिए I'll just show you the diagram. This is the diagram in which it shows कि these are the different structures. जैसे bud है, इस केस में spores हैं, इस केस में conidia है. So these are the different special structures which are used for the reproduction, asexual reproduction in case of fungi and plants. And different examples भी हैं, but हम next time के लिए पढ़ेंगे। अभी तक and this finishes off the topic, थोड़ा सा इसके बाद और बचता है, and then asexual reproduction is finished. So I am giving you a summary of what we have learned today. First we have learned कि what is lifespan. Then we have learned what is reproduction, reproduction होता क्या है, and reproduction करने की need क्या है, right, reproduction क्यों करना होता है। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा कि रिप्रोडक्शन की ब्रॉड कैटेगरीज क्या होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बस बेसिक 2 कैटेगरीज होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। देन अब हमने बेसिक सबसे पहले स्टार्ट करा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है और कैसे कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स, जिसमें हमने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बताया आपको,
देन हम आपको एग्जांपल दिया कुछ फेयरली सिंपल प्लांट्स का जो हम नेक्स्ट में आएगा एल्गी के रिगार्डिंग। देन इसके अलावा आपको एग्जांपल्स दिया प्रोटिस्ट और मोनरेंस का, जिसके अंदर आपने अमीबा का एग्जांपल सुना, जिसमें आपने यीस्ट का बडिंग सुना। इसी के बाद फर्दर और एक और एग्जांपल है जिसमें हाइड्रा आता है। हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। हाइड्रा का इट्स एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आई हैव द नोट्स विद मी, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जिसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रा जो होता है ना, वो बीच से टूट जाएगा। जैसे सच एन एग्जांपल कि मतलब जस्ट इन एग्जांपल आई जस्ट शो यू। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रा है, इल जस्ट क्रैक इन बिटवीन, मान लीजिए बीच से कट गया, तो ऊपर वाला एक नया हाइड्रा बन जाएगा, नीचे वाला एक नया हाइड्रा बन जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्योंकि क्यों है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, ये आपको वैसे ही पता चल चुका है, जस्ट बिकॉज एक पेरेंट है। वन पेरेंट इज ऑलवेज एसेक्सुअल। कोई भी आपको कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं कर सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपसे जज करवाना हो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में कि ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। सीरियसली जस्ट गो फॉर वन सिंगल थिंग, चेक कर लीजिए पेरेंट कितना है। एक पेरेंट है तो इट्स ऑलवेज एसेक्सुअल, दो पेरेंट्स है तो इट्स ऑलवेज सेक्सुअल, राइट? I'll take your leave then. I'll just finish this chapter. I'll just finish this topic till here, and then we are going to continue with the rest of asexual reproduction in the next class. Thank you, everyone.